हेलो एवरीवन, मैं करण पासवान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिक पर। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेमेस्टर 1 की, और मॉडल नंबर मैंने उसमें तीन मॉडल कंप्लीट किए थे। अब ये वीडियो है सेमेस्टर नंबर 2 की, जिसके बाद आपका ईएस का पेपर के लिए रेडी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए पर्सन हु इज़ एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस कॉल्ड। जो बिजनेस के साथ स्टार्टिंग में जुड़ा रहता है वो कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। स्मॉल स्केल बिजनेस से अगर हम कंपेयर करें लार्ज स्केल बिजनेस को, तो उसे क्या चाहिए होता है? तो लार्ज बिजनेस के अंदर हमें मोर नंबर ऑफ पर्सन, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो टर्म्ड अस। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो और क्या हो सकता है? उसको हम और क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर होता नहीं है, वो खुद के लिए काम करता है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। जो भी हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होती है, स्मॉल होती है, मीडियम होती है और लार्ज होती है, और सबके लिए हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया होता है अलग अलग का। तो ये जो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ से 10 करोड़ होना चाहिए। अगर आपकी कोई एंटरप्राइजेज है या आपकी कोई कंपनी है जिसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की लगाई हुई है, तो आपको मीडियम में काउंट किया जाएगा। और उससे अगर 5 करोड़ से नीचे लगाई हुई है तो आपको वहाँ पे स्मॉल बिजनेस के अंदर काउंट किया जाएगा, और अगर आपने 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है तो आप वहाँ पे लार्ज बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। तो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ से 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। शॉर्ट एनालिसिस में हमारे पास एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट। तो एस से हमारे पास क्या होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और डब्ल्यू से हमारे पास वीकनेस कि हमारे बिजनेस का वीकनेस क्या है, और अपॉर्चुनिटी ओ से, और टी से थ्रेट। तो हमारे पास एस फॉर हो जाएगा स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल होता है? तो उसका वो क्या करता है? इंप्रूव पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? किसी भी इंसान की पर ईयर की एवरेज इनकम। पर ईयर की एवरेज इनकम जो होती है वो पर कैपिटा इनकम आती है। तो अगर वो कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या प्रोवाइड कराता है? वो जॉब प्रोवाइड कराता है, जिससे वो फैमिली को इनकम प्रोवाइड कराता है। तो क्या करता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, इंप्रूव पर कैपिटा इनकम में वो हेल्पफुल करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन शॉर्ट एनालिसिस विच इज़ पेयर इज़ हेल्पफुल। तो हमारे पास शॉर्ट एनालिसिस में क्या था? एस फोर था हमारे पास स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फोर था हमारे पास वीकनेस, ओ फोर था हमारे पास अपॉर्चुनिटी, टी फोर था थ्रेटनेस। तो जब हमारे पास स्ट्रेंथ भी होगी उस चीज़ को करने की, और हमारे पास अगर उसी चीज़ से अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? ये दोनों पेयर हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 8, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी कम्स अंडर। तो जो भी हम क्या कहते हैं पैसा खर्च करते हैं किसके अंदर? रॉ मटेरियल के अंदर। अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं, या सैलरी पे कर रहे हैं, या रेंट पे कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, वो किस चीज़ के अंदर आ जाता है? तो ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। कि ऐसा कैपिटल जो हमारे कैश फ्लो जिससे बना रहे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैच कर पाए, वो हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9, एमएसएमई स्टैंड फॉर। तो एमएसएमई आपने वर्ड बहुत सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लार्ज एंटरप्राइजेस इसके अंदर कवर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो बिल्कुल ही छोटे, स्मॉल जो थोड़े से स्टैंड कर चुके हैं, और मीडियम जो हमने पढ़ा था 5 करोड़ से 10 करोड़ तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वह एमएसएमई के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेड फ्रॉम आइडियाज़ गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? हम आइडिया से, गुड्स से या सर्विस से हम क्या करते हैं? यहाँ पे पेड फॉर्म है ये जनरेट करने का, तो वो क्या है? डी, एडवर्टाइजमेंट। हमारे पास हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके आइडिया को जनरेट करते हैं, गुड्स को जनरेट करते हैं, या सर्विस को हम जनरेट करते हैं। गुड्स स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, ना कि ये अच्छा वाला गुड है। क्वेश्चन नंबर 11, द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन अस।
तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा एंटरप्राइजेस जो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट्स का, तो हम उसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कहेंगे। अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, तो अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ तो हमारी क्या हो जाएगी, सर्विस एंटरप्राइजेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए। और जीडीपी क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं, चाहे वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, सब मिलके जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ये जो टोटल प्रोडक्शन होता है हमारे पास इंडिया का, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमने यहाँ पे कितना प्रोडक्शन किया है पूरे साल में। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेंशन ऑफ एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे एसआईडीओ का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एसआईडीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको हेल्प करती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस को हेल्प करती है ग्रो करने में या डेवलप करने में, ताकि उनको वो स्मॉल से मीडियम या लार्ज पे ले जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, What approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest? तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है ऐसी जो यहाँ पे क्या कर सकता है कि हम यहाँ पे फॉरेन मार्केट को एक्वायर कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन मार्केट में प्रमोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे लाइसेंसिंग, हम लाइसेंस नहीं ले सकते फॉरेन मार्केट में। कोलैबोरेशन जरूर कर सकते हैं, पर कोलैबोरेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी से या एंटरप्राइजेस से हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और डी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, गेन एक्सेस नहीं आएगा। पर ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट वेंचर, अगर कोई कंपनी, दो कंपनी आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसको बेचती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एक्सेस मिलेगा किस चीज़ का, कस्टमर का भी एक्सेस मिलेगा और वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन का भी एक्सेस मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट वेंचर। तो सबसे बड़ा जॉइंट वेंचर जो यहाँ पे हमारे पास इंडिया के अंदर एक एग्जांपल है, हीरो होंडा, जो हीरो और होंडा ने दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया था और उसके बाद अपना एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 15, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि जो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कोई भी एंटरप्राइजेस वो कौन से हमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के पास हमेशा क्या होना चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए और मशीनरी होनी चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। बाकी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, बिल्डिंग एंड लैंड एंड वर्किंग कैपिटल तो सर्विस इंडस्ट्री के पास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ करेक्ट चैनल थ्रू द विच मार्केटर कैन रीच कस्टमर। ये करेक्ट चैनल क्या है ताकि मार्केटर यहाँ पे कस्टमर तक पहुँच सके। तो मार्केटर क्या होगा यहाँ पे, पहले हमारे पास मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो किसको देता है, वो रिटेलर को देता है। यहाँ पे इसके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकता है, पर यहाँ पे ये यहाँ से क्या है, मैन्युफैक्चर से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से किसके पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे सही है, कस्टमर तक पहुँचने का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को साइड कर देते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी नीचे आ जाती है और मार्केटिंग कॉस्ट हमारी कम आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस। ऐसे कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वेब बेस्ड है और वो मॉडर्न बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन सी, टैली, जो कि आजकल यूज़ होता है ज़्यादातर कंपनियों में। इसी तरीके से हमारे पास मॉडल 1 हमारा मॉडल 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास मॉडल 2 है प्रोडक्टिविटी। तो सेमेस्टर 2 मॉडल नंबर 2 प्रोडक्टिविटी। तो मॉडल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर बाय एंटरिंग। जब हम यहाँ पे ATM यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे क्या ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या एंटर करते हैं, तो हम वहाँ पे अपने 4 डिजिट का पिन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पिन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ ATM का फुल फॉर्म क्या है। तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वो हमें कहाँ तक पहुँचाएगी। तो हमें ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा इनकम। तो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हम प्रोड्यूस कम करेंगे और प्रोड्यूस कम करेंगे तो हम बेच कम पाएंगे और बेचेंगे कम तो हमारी सेल भी कम आएगी, इनकम भी कम होगी, जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशो ऑफ। प्रोडक्शन कैसे डिफाइंड होता है, अगर रेशो में उसके डिफाइन करना पड़े तो आउटपुट बाय इनपुट, कि हमने कितना इनपुट लगाया और उसके बदले कितना आउटपुट आया, ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन का रेशो क्या है। अगर हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का एक यूनिट हम इनपुट कर रहे हैं और वो बना के हमारे पास 2 यूनिट आ रहा है, तो हमारा रेशो क्या है, हमारे पास 2:1 का
आपका प्रोडक्शन रेशो है कि हम यहाँ पे एक इनपुट डालते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आउटपुट बाय इनपुट। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए रेशो ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों एक मैटर करती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जितना हाई होगा प्रोडक्शन भी उतना हाई होगा हमारा। तो ये दोनों रिलेट करते हैं, इससे आए तो हमारे पास क्वेश्चन 5 का भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउटपुट बाय इनपुट। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम का ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट। तो हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस है ताकि जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर को वेरीफाई कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी KYC। अगर हमने पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं तो पेटीएम वगैरह हमारे डॉक्यूमेंट लेता है KYC के लिए। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। वो बिजनेस के लिए यूज़ होता है कि बिजनेस ये जानना चाहता है कि आपका कस्टमर कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा KYC। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। किसी भी बिजनेस में अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी मशीनरी को अगर हम ऑटोमेट करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन ऑपरेशन टाइम। हमारा ऑपरेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोसेस एक बना हुआ है, उस प्रोसेस को ही फॉलो करना है लूप मोड में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन टाइम कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इफ़ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है 125 मिलियन लोग जो हैं लेबर फोर्स में है, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, 100 मिलियन पीपल्स जो एम्प्लॉयड हैं और 25 मिलियन पीपल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 + 125 150 हो जाएगा और 150 + 100 हमारे पास यहाँ पे 250 हो जाएगा। तो 250 में से हमारे पास क्या है, ये 150 हमारे पास अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, जो एम्प्लॉयड नहीं है और जो एज ए लेबर फोर्स काम कर रहे हैं उनको भी हम अनएम्प्लॉयड ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये 20% आपका निकल के आ जाएगा। विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास कौन सा मार्केट एक रियल वेजेस और एम्प्लॉयमेंट को एक डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी लेबर मार्केट। लेबर मार्केट से हमें पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं जो एज ए लेबर काम कर रहे हैं तो उनकी रियल वेजेस क्या है और वो कितने एम्प्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज़ यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वॉल कंट्री और रीजन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आपके पास परफॉर्मेंस के लिए एक कैटेगरी है जिससे आप मेज़र कर सकते हो किसी भी इकोनॉमिक या कंट्री के ग्रोथ को। तो हमारे पास जीडीपी, जो जितना प्रोड्यूस करता है, जिसकी जीडीपी जितना हाई होती है वो कंट्री उतना ही अच्छी परफॉर्म कर रही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म हमने अभी मॉडल नंबर 1 में पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क के अंदर कौन सी कैटेगरी नहीं आती है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी रिस्क, जिसमें हमारे पास प्योर कैटेगरी होती है। लायबिलिटी रिस्क भी हमारी प्योर कैटेगरी होती है और पर्सनल रिस्क भी हमारी प्योर कैटेगरी होती है। प्रॉपर्टी रिस्क में आपका क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथों से जा सकती है। लायबिलिटी रिस्क में क्या होगा कि अगर आपने किसी से क्रेडिट लिया है तो आपको वहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा। पर्सनल रिस्क में आपका क्या होता है कि पर्सनल आपका कोई प्रोडक्ट या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको कुछ ना कुछ उसको जो भी आप उसको पे करेंगे। बट टेक्नोलॉजी रिस्क में क्या होता है, आपने कुछ यहाँ पे क्रिएट किया, उसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं जाएगा। आप उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव इंसेंटिव। तो इसमें से कौन से, जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो इंसेंटिव के फॉर्म में नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे इम्प्रूव्ड क्वालिटी इंसेंटिव है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा आता है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा आएगा और उसकी सेल कम होगी। तो यहाँ पे इंसेंटिव क्या नहीं है हमारे पास, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स। KYC हमने पढ़ा था, KYC क्या होता है, नो योर कस्टमर। कोई भी बिजनेस अपने
कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस KYC का यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। तो इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो KYC के लिए यूज़ नहीं होगा? तो इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट से आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, उस पर सिर्फ इनकम रिवील होती है, तो इसलिए ये KYC के लिए यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेज इज़ ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? कौन से स्टेज पे आके बिजनेस का क्या होता है? यहाँ पे एक 3 फेज़ होते हैं। एक स्टार्टिंग फेज़ हो गया, फिर एक थोड़ा सा ग्रोथ फेज़ हो गया, एक मैच्योरिटी फेज़ हो गया। मैच्योरिटी फेज़ में बिजनेस क्या होता है? अपने क्लाइंट के साथ मिलकर चलता है, उसके रेवेन्यू एक स्टेबल हो जाते हैं, और फिर आता है डिक्लाइनिंग फेज़, जहाँ से उसके रेवेन्यू डाउन होने लग जाते हैं। तो कौन सा फेज़ ऐसा आता है जहाँ से उसके कहते हैं रेवेन्यू बिल्कुल ही तेज़ी से बढ़ने स्टार्ट होते हैं? तो ग्रोथ फेज़ में उसके रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, प्रोडक्टिविटी। अब मॉड्यूल नंबर 3 है हमारे पास ऑप्शनल सेफ्टी। ऑप्शनल सेफ्टी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर? जब हम फर्स्ट एड किट का यूज़ करते हैं या किसी भी इंसान को, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉयर काम कर रहा है आपके पास, तो आप उसकी सेफ्टी कैसे करोगे? आपको ये बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। तो ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, अगर किसी को यहाँ पे कुछ भी फील हो रहा है, वो अगर सांस वगैरह नहीं ले पा रहा है, तो ABC यहाँ पे फर्स्ट एड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर B, पहले एयरवेज, उसका बिल्कुल जहाँ से हवा आ रही है या जहाँ से कुछ भी हवा उसको आने वाली है उस जगह को क्लियर करेंगे। फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे कि उसकी ब्रीथिंग सही से चल रही है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर B हमारे पास आ गया, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम हार्डरेज नॉइज़ पोल्यूशन? एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल में हम यहाँ पे साउंड को नापते हैं, साउंड को मेजर करते हैं कि कितने डेसिबल के बाद वो जो साउंड होगा वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, और वो हमारे जो कान है उसको सह नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B है, 80 डेसिबल के बाद वो जो साउंड है वो नॉइज़ पोल्यूशन में काउंट हो जाता है, और वो हमारे कान भी उसको सह नहीं पाते हमारे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अर्थक्वेक इज़ मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? जो अर्थक्वेक, जो भूकंप हम नापते हैं, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो हमारे पास वो होता है ऑप्शन नंबर B, सेस्मियोग्राफ, जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया है, कितनी तेज भूकंप आया है। क्वेश्चन नंबर 4, हेड प्रोटेक्शन इज़ डन थ्रू? हम अपने हेड का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? हेलमेट के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A, हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 5, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज़? फायर फाइटिंग मेथड में स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? तो स्टारवेशन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर C, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। जब भी यहाँ पे फायर फाइटिंग कहीं पे आग लगी होती है और वहाँ पे दमकल केंद्र के अधिकारी आते हैं, तो सबसे पहले वो स्टारवेशन करते हैं। स्टारवेशन क्या करते हैं? वो देखते हैं कि आसपास कोई यहाँ पे फ्यूल, ऐसा पदार्थ तो नहीं है, ऐसा फ्यूल तो नहीं है जिससे आग और ज़्यादा भड़क सकती है, तो वो उसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का वो आग से उसको दूर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज देयर लॉसेस? अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ऑन द जॉब करते समय कुछ इंजरी हो जाती है या इलनेस हो जाता है, और वहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे क्या लगता है, उसमें कुछ पैसा लगता है या एफर्ट लगता है, तो क्या कौन सा प्रैक्टिकल वे है बिजनेस के अंदर कि हम उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ? तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक तो सेफ्टी मेजर करेंगे, और हम यहाँ पे लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, जो भी हमारे पास हम एक अलग से फंड बना लेंगे कि इस फंड का यूज़ करके हम ये इंजरीज और इलनेस को टैकल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर D, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज़ मेड अप टू? ओजोन लेयर कैसे बना होता है? ओजोन लेयर O2 + O यानी कि O3 से बना होता है। तो ऑक्सीजन के 3 लेयर से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर C, 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड? तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऐसे मटेरियल का हम यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं यूज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर B, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल।
क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हम लिविंग थिंग को स्टडी कर रहे हैं, हम किसी जीव जंतु को ही स्टडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, द 3 R's टू सेव एनवायरनमेंट। तो 3 R's आई है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। किसी भी चीज़ को कम यूज़ करो, अगर कोई वेस्ट चीज़ है तो उसको रिसाइकल करो, और या फिर किसी चीज़ का अगर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो उसको दोबारा यूज़ करो। ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। क्वेश्चन नंबर 11, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। वाइब्रेशन और रेडिएशन किसके अंदर आता है? तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है फिजिकल वो नुकसान। तो ये हमारे पास जो वाइब्रेशन है और रेडिएशन है हमें फिजिकल तौर पर नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ मैन इंड्यूस हजार्ड। तो हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ से कहते हैं मैन इंड्यूस? ये आदमियों के मतलब इंसानों के कारण हो रहा है। साइक्लोन वो इंसानों के हाथ में नहीं है, वोल्केनो वो इंसानों के हाथ में नहीं है, अर्थक्वेक भी इंसानों के हाथ में नहीं है, पर जो ये क्या है, लैंडस्लाइड, जो पर्वत पे या पहाड़ से वहाँ पे ऊपर की मिट्टी नीचे गिर जाती है जिसके कारण कोई दुर्घटना होती है, वो इंसानों के कारण ही है, क्योंकि आप वहाँ पे वो कुछ ना कुछ सुरंग वगैरह बनाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्लाइड। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता या अनवीकरण है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कोल। कोयले को हम दोबारा नहीं बना सकते, वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन ऑफ फॉर वर्क। विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क। इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है जो अनसेफ है काम करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑयली फ्लोर। अगर कोई भी ऑयली फ्लोर होगा तो कोई भी अगर एम्प्लॉय काम कर रहा होगा तो वो फिसल के दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इसलिए क्या है, अनसेफ कंडीशन है वर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। इसके अंदर भी हम ये 4 ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि कौन सा अनसेफ है। तो गुड लाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर टूल होना चाहिए, एडुकेट वेंटिलेशन होना चाहिए। पर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अनसेफ कंडीशन हमारे पास क्या है, विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्ड। ये हमारे पास ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिक्स हो रखे हैं, क्योंकि गुड लाइट हमारे लिए एक सेफ कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा ग्रीन हाउस मेन रिस्पॉन्सिबल है? तो डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इससे हमारा ओजोन लेयर भी इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एर्गोनॉमिक हजार्ड। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास यहाँ पे एर्गोनॉमिक हजार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, इस इमोशनल डिस्टर्बेंस में हमारे पास यहाँ पे ईगो हर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ 3R। हमारे पास 3R क्या था, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, रीजनरेट, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेट, इसका पार्ट नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास सेमेस्टर 4 आ गया, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए जो क्या कहते हैं उनका रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसके क्वेश्चन इसके अंडर में आएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास अस फैक्ट्री एक्ट। अस फैक्ट्री एक्ट 1948, कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ़ द वर्कर आर मोर देन। तो हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, 1948 में एक फैक्ट्री एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसमें लिखा गया है कि कैंटीन प्रोवाइड होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर। अगर कितने वर्कर होने चाहिए, कम से कम 250 वर्कर होने चाहिए। अगर 250 से ज़्यादा एक भी वर्कर काम कर रहा है तो उस फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, कैंटीन की सुविधा होना चाहिए। ऑप्शन बी, 250। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो क्या दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि जो लड़कियां या महिलाएं हैं वो कितने टाइम तक काम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी, बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। वो सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं कर सकती कंपनियों में, और 7 बजे के बाद शाम को काम नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके पूरे वीक में कितने घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 48 आवर्स। अगर वो 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसको एज ए ओवर टाइम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 48 आवर्स।
यानी कि 8 आवर्स अ डे, 6 दिन काम करते हैं वीक में हम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ILO? ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? ILO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे चेक करता है कि जो भी अगर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसको सेफ कंडीशन मिल रही है काम करने के लिए, नहीं इसको प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं नहीं, या वो प्रॉपर तरीके से उसको सारे कुछ प्रिकॉशंस वगैरह मिल रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर का 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज ए पर EPF एक्ट 1962? तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मिनिमम कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉई की सैलरी से PF अकाउंट के अंदर, जो कि ये कौन सा है, PF कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? EPF एक्ट 1962, 1962 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, 12%। कम से कम 12% तो हो जाएगा, मिनिमम परसेंटेज है, कम से कम 12% जाएगा एम्प्लॉई के बेसिक सैलरी से उसके PF अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमाउंट डज नॉट इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर द पेमेंट वेजेस एक्ट? तो इसमें से कौन से अमाउंट ऐसा है जो वेजेस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है? तो हमारे पास ये डियरनेस अलाउंस, जो हमारे पास ये डियरनेस अलाउंस दिया जाता है वो क्या है, वेजेस एक्ट के अंदर नहीं है। वेजेस एक्ट के अंदर क्या क्या कवर है? ट्रैवलिंग अलाउंस कवर है, रिम्यूनरेशन पेवर द रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम के लिए जो उसको इनकम होती है वो भी कवर है, और एनी रिम्यूनरेशन पेवर अंडर एनी अवार्ड, अगर अवार्ड के तौर पर कोई इसको अगर पेमेंट दी जा रही है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो वो भी वेजेस अकाउंट के अंदर कवर है। पर क्या कवर नहीं है? DA कवर नहीं है, डियरनेस अलाउंस कवर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन के अंदर वो हेल्थ एंड सेफ्टी का कंसर्न नहीं है? तो D, सैलरी। सैलरी में हम यहाँ पे कोई भी हेल्थ एंड कंसर्न नहीं देखते, पर सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ के अंदर हम यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कंसर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट? तो एयर पॉल्यूटेंट क्या है? ऐसा कौन सी चीज़ है जो हवा को प्रदूषित करता है? क्वेश्चन नंबर D, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या करता है? इससे आपकी एयर पोल्यूशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कीम ऑफ द एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर? तो यहाँ पे कौन सी ऐसी स्कीम है जो क्या कहते हैं यहाँ पे वर्कर को क्या कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है? तो यहाँ हमारे पास ESI आ जाती है। ऑप्शन नंबर D, एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट। यहाँ पे कोई भी जो इंश्योरेंस होता है वो स्टेट के थ्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर D, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इसी तरीके से हमारे पास सेमेस्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे सेमेस्टर 5 है, क्वालिटी टूल्स। तो क्वालिटी टूल्स का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिशबोन चार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अस। अगर फिशबोन चार्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉज एंड इफेक्ट चार्ट। फिशबोन के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसका क्या कॉज होगा, इसका क्या कॉज हो, अगर ये कोई कॉज है, कोई हमारे पास नुकसान है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को हम क्या कहते हैं? फिशबोन चार्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन PDCA साइकिल P स्टैंड फॉर प्लान। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर यहाँ पे B फॉर, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आ जाएगा B प्लान। C से हमारा चेक हो जाएगा और A से हमारा एक्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे किसी भी प्लान को करते हैं, फिर हम उसको करते हैं डू, और फिर उसको हम चेक करते हैं कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर सही हो रहा है तो उसी तरीके से हम एक्शन लेते रहेंगे, और अगर सही नहीं हो रहा तो उसको करेक्ट करके एक्शन लेंगे। PDCA साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सपेंशन ऑफ QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वही सेम क्वेश्चन आ गया। द PDCA मीन्स, तो P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्शन या एक्ट। तो ऑप्शन नंबर B, प्लान, डू, चेक, एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। तो जो हमारे पास टूल्स है, क्वालिटी टूल्स है, वो कितने हैं? तो वो हमारे पास 7 है, 7। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर? सेरी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, या सेरी किस लिए होता है? तो सेरी शॉर्टिंग आउट के लिए यूज़ होता है, जो शॉर्ट फॉर्म है शॉर्टिंग आउट का, सेरी। ऑप्शन नंबर A, शॉर्टिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स, हिस्टोग्राम का क्या फंक्शन है क्वालिटी टूल्स के अंदर, तो उसका इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हिस्टोग्राम से क्या पता चलता है कि कितनी क्वालिटी किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पे आप ये बॉक्स कर करके यहाँ पे क्या बताते हो, एक शेप बताते हो कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर हो रहा है, तो इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ ISO 9001 रजिस्ट्रेशन, तो इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारे पास सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सर्टिफिकेट एंड ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट, ऐसा कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो हम वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मुदा, MUDA, ऑप्शन नंबर ए MUDA हम यूज़ करते हैं वेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच फार्मूला इज़ करेक्ट टू क्वान्टिफाई द क्वालिटी, क्वालिटी से हम क्या यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, तो क्वालिटी इज इक्वल टू P डिवाइड में Q, तो क्वालिटी Q इक्वल टू P डिवाइड में Q, कि हम यहाँ पे क्या क्या कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना हम यहाँ पे इनपुट लगा रहे हैं, तो P डिपेंड में बाय में Q। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज़ नॉट ए बेसिक टूल यूज टू यूज इन क्वालिटी सर्कल, तो क्वालिटी सर्कल के लिए यहाँ पे कौन सा ऐसा टूल है जो यूज़ नहीं होता, तो हम यहाँ पे टॉर्क व्रेंच यूज़ नहीं करते यहाँ पे सर्कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, तो यहाँ इसमें से कौन सा सर्टिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है, तो 9010 ISO 9010 यहाँ पे सर्टिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है, जो कि 1, 2 और 3 के अंदर हम यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं टूल्स को। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, कौन सा नहीं है, नॉट, तो ऑप्शन नंबर डी क्वालिटी ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय द क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जोरन, तो जो डॉक्टर JM जोरन है तो उन्होंने क्या क्वालिटी के ऊपर स्टेटमेंट दी थी अपनी, तो उन्होंने दिया था क्वालिटी इज़ द फिटनेस फॉर यूज़, तो ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी आप उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारे पास आपका ES का सेमेस्टर नंबर 2, 3 और 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इसका अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो आप इसके अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। सेमेस्टर 1 की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।